पर्दे के पीछे इसलिए रखते हैं कि शायद अगर महिला आगे आ जाएगी तो वो पुरुष प्रधान जो उनका समाज है वो पीछे चली जाएगी, तो उनका ये जो सोच है वो इसके लिए महिलाओं को पीछे रखते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी अपने सहयोगी संतोष अम्बेश के साथ आज ऐतिहासिक संकल्प भूमि वडोदरा में कल 106वां संकल्प दिवस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो समाज के उन पिछड़े शोषित वर्ग के लिए संकल्प लिया था उसका 106वां साल है। आइए जानते हैं, मेरे साथ मकवाना साहब है। मकवाना साहब, लगातार 2006 से आप इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, पूरी टीम इस कार्यक्रम को कर रही है, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? विश्व रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, जिन्होंने जो महान संकल्प लिया वंचित शोषित पीड़ित समाज को हक अधिकार दिलाने का, ये वही ऐतिहासिक स्थल है जहाँ पर हम सब अभी खड़े हैं। जी, पूरे देश से जो भी ये देख रहे हैं चैनल, में बहुत ही धन्यवाद कहना चाहता हूँ मनोज अंतानी जी और उनकी टीम का, समता आवाज़ चैनल का, कि जो यहाँ पर न्यूज़ और जो पत्रकार के माध्यम से यहाँ पर पूरे देश से आए बहुजन मीडिया, बाबा साहब आम्बेडकर का ये जो हिस्टोरिकल प्लेस है जहाँ पर बाबा साहब आम्बेडकर के आंसू गिरे थे और बाबा साहब आम्बेडकर यहाँ पर नम आँखों से उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं पूरे देश के वंचित शोषित समाज को, महिलाओं को हक अधिकार दिलाऊंगा। 23 सितंबर 1917 का ये दिन था जो बहुत ही एकदम ऐतिहासिक था और पूरे विश्व के अंदर ये एक हिस्टोरिकल दिन है। मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि जो बाबा साहब आम्बेडकर, जो कि हमारे महापुरुष है, जो हमें महान समाज सुधारक है, पूरे दुनिया में जाने जाते हैं बाबा साहब आम्बेडकर, हम संदेश ये देना चाहते हैं जो ऐसी ऐतिहासिक जो धरोहर होती है जहाँ पर हमारे महापुरुषों के कदम यहाँ पर रखे हुए होते हैं, जहाँ पर उन्होंने जीवन में कार्य किया हुआ होता है, वो स्थल पे हमें ज़रूर जाना चाहिए। बाबा साहब आम्बेडकर की जो जानी मानी जगह है पूरे दुनिया के अंदर, इसमें बाबा साहब आम्बेडकर संकल्प भूमि जहाँ पर हम सब यहाँ पर मौजूद है अभी, ये पूरे विश्व के अंदर इसका स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। सबसे पहले हम बात कर सकते हैं जैसे कि बाबा साहब आम्बेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ। आगे जैसे ही हम जाते हैं तो बाबा साहब आम्बेडकर को विलायत भेजा जाता है, सयाजीराव गायकवाड़ साहब ने उनको मदद की। बाबा साहब आम्बेडकर विलायत में पढ़ाई करके आते हैं तो एक ट्रीटी पहले तय की गई होती है कि 10 साल यहाँ पर बड़ौदा में उनको नौकरी करनी पड़ेगी। बाबा साहब आम्बेडकर जैसे ही विलायत से पढ़ के आते हैं तो उनको सैनिक सचिव का पद सयाजीराव गायकवाड़ साहब के द्वारा दिया जाता है। बाबा साहब आम्बेडकर बड़ौदा में आते हैं मगर उनको रहने की कोई जगह नहीं मिलती है। बाबा साहब आम्बेडकर को बहुत ही अच्छा पद और बहुत ही बड़ा पद मिला सैनिक सचिव का, जो हम महान समाज सुधारक और जो पूरे विश्व के श्रेष्ठ राजाओं में से हम कह सकते हैं, ऐसे सयाजीराव गायकवाड़ साहब ने उनको मदद की थी। सयाजीराव गायकवाड़ साहब ने उनको एक अच्छा उनको ओहदा तो दे दिया, मगर जातिवादी और कौमवादी लोगों के कारण बाबा साहब आम्बेडकर को गुजरात में बहुत ही यातनाएं उनको सहन करनी पड़ी। बाबा साहब आम्बेडकर जैसे ही उनकी कचहरी में जाते हैं तो जो कारपेट रखा गया होता है ऑफिस के अंदर, उसको हटा दिया जाता है। जातिवादी लोगों को मालूम पड़ता है कि जो एक ऑफिसर आए हैं जो एक वंचित समाज से है, तो इतने जातिवादी लोग थे। बाबा साहब आम्बेडकर बैठते हैं, उनके टेबल और चेयर पर बैठते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर पीने के लिए पानी मांगते हैं तो जो पियून रहता है वो बहुत ही जातिवादी मानसिकता का व्यक्ति था, वो पानी भी बाबा साहब आम्बेडकर को देते नहीं है। बाबा साहब आम्बेडकर को ऐसे बताते हैं कि आप हमसे ओहदे में बड़े हो सकते हो मगर जाति में आप हमसे बड़े नहीं हो। ऐसे जातिवाद बाबा साहब ने इतनी यातनाएं उन्होंने सहन की। आगे थोड़े ही वक्त के बाद बाबा साहब आम्बेडकर उनके कचहरी में कार्य करने के लिए फाइल्स मांगते हैं कि वर्क जो करना है वो फाइल्स मांगते हैं, तो उनके मुंह पे ये फाइल्स फेंक के दी जाती है कि ये फाइल आपको हाथ में नहीं दी जाएगी, ऐसे ही आपके मुंह पे फेंकी जाएगी क्योंकि आप पिछड़ी जाति से हो। इसीलिए बाबा साहब आम्बेडकर को घर भी नहीं मिलता है। बाबा साहब आम्बेडकर बहुत ही ढूंढते हैं, बहुत ही प्रयास करते हैं, बहुत ही प्रयत्न करते हैं, बहुत ही विनती करते हैं, मगर कहीं भी उनको घर मिलता नहीं है। बाबा साहब आम्बेडकर पारसी जो धर्मशाला होती है उसमें उनको आसरा मिलता है। बाबा साहब आम्बेडकर उसमें रुकते हैं पारसी धर्मशाला में, मगर जातिवादी लोग जो रहते हैं उन्होंने पारसी धर्मशाला में भी बात बताई कि ये जो ऑफिसर आए हैं ये पिछड़ी जाति से और उनको यहाँ से हटाना पड़ेगा और हम सबको मिलके उनको यहाँ से हटाना है। बाबा साहब आम्बेडकर को पारसी धर्मशाला में उनको बहुत ही धमकाया जाता है और रात को शाम को उनको सब लाठी डंडे लेके आते हैं और उनको वक्त दिया जाता है कि आप तुरंत ये खाली कर दो जगह,
वरना आपके साथ बहुत ही उग्र और बहुत ही खराब व्यवहार और भी ज़्यादा हम लोग करेंगे। बाबा साहब आम्बेडकर बहुत ही दुखी होते हैं, बहुत ही उनको यातनाएं ये सहन करके बाबा साहब आम्बेडकर सोचते हैं कि ऐसा मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, विलायत से पढ़ के भी आया हूँ, तो भी मुझे इतना परेशान ये लोग कर रहे हैं। तो ये जो बात मैं कर रहा हूँ, ये सब बात बाबा साहब आम्बेडकर ने ये पेड़ के नीचे, इसी पेड़ के नीचे बाबा साहब आम्बेडकर ने ये सब सोचा था। तो ये बड़ा पेड़ हुआ करता होगा कभी? हाँ, ये पेड़ बहुत ही बड़ा हुआ करता था, मगर जब बहुत ही ज़्यादा बारिश तूफान आया तो पेड़ ये गिर गया था। फिर उसकी जो टहनी होती है उसको, हाँ उसको शाखा, हाँ ओरिजिनल पेड़ की शाखा लगाई, फिर ये अभी इतना फिर से ये बड़ा हुआ है। बाबा साहब आम्बेडकर सोचते हैं कि मैं ये बड़ौदा में नहीं रहूँगा और जॉब भी अभी नहीं करूँगा और वापस मुंबई जाऊँगा। बाबा साहब आम्बेडकर रेलवे स्टेशन जाते हैं तो उनको पता चलता है कि 4-5 घंटे ट्रेन लेट है। ये जो अभी हम खड़े हैं सयाजी बाग, तब के वक्त में इसे कमाटी बाग कहा जाता था। बाबा साहब आम्बेडकर यही बाग में यहीं पर आके बैठते, यही जगह पे, सेम जो प्लेस हम यहाँ पर अभी जो खड़े हैं। उनके मन में इतने ख्याल आते हैं कि मैं पढ़ लिख का हूँ, अच्छे कपड़े भी पहने हैं और विलायत से पढ़ के भी आया हूँ और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं जीवन जी रहा हूँ। भगवान साहब पीछे मैंने देखा है नदी बह रही है। हाँ, उस समय तो मुझे लगता है कि नदी और बड़ी होगी, अभी तो संकरी हो गई है। तो इतने घने जंगल में इतने जंगली जानवर यहाँ पर कैसे रुके होंगे? बहुत ही उन्हें दुख के साथ हम जो ये अभी बता रहे हैं और वो उनका जो अनुभव था बाबा साहब आम्बेडकर का, ये तो कितना भयानक होगा। आप सोच सकते हो यहाँ पर जो नदी है बहुत ही गहरी नदी है और इसके अंदर क्रोकोडाइल्स भी अभी भी आप अपनी खुली आंखों से आप नदी के आगे ही देख सकते हो। बाबा साहब आम्बेडकर यहीं पर बैठे थे, बहुत घना बगीचा था तब तो, रात का अंधेरा भी उतना, शाम का अंधेरा भी होगा। बाबा साहब आम्बेडकर के आंसू थे, यही धरती पे गिरे थे। उन्होंने ये सोचा कि मेरे जो वंचित शोषित पीड़ित समाज है, भारत देश की जो महिलाएं हैं, उनके साथ क्या होता होगा अगर मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं, तो जो पिछड़े लोग जो है, जो गरीब है, उनके साथ तो ये लोग क्या करते होंगे। उनकी आंखें नम थी और उन्होंने संकल्प लिया कि मैं जो पिछड़े वंचित शोषित समाज के जो लोग हैं उनको हक अधिकार दिलाने के लिए मैं पूरा जीवन मेरा न्यौछावर कर दूंगा। जो देश की महिलाएं हैं उनको न्याय दिलाने के लिए दिन रात एक करके मैं पूरा जीवन इसमें लगा दूंगा। यह संकल्प साथियों बाबा साहब आम्बेडकर ने यहीं पर लिया और यही जगह पर हम सब खड़े हैं और पूरे देश के हजारों लाखों अनुयायी यहाँ पर आते हैं और आप अभी भी देख सकते हो कि काफ़ी संख्या में लोग आए हैं। पूर्व संध्या है 23 सितंबर की, आज अभी 22 सितंबर 2023 को हम लोग यहाँ पर है। 2023 में अपना 23 सितंबर संकल्प दिवस जो नेक्स्ट डे है, मीन्स कि टुमारो है, आप देखोगे कि लाखों की संख्या में यहाँ पर आपको लोग मिलेंगे और सब नम आँखों से यहाँ पर बाबा साहब आम्बेडकर को आदरांजलि देने के लिए यहाँ पे आते हैं। ये तो थी दलितों शोषितों पिछड़ों को हक दिलाने की बात। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने एक चीज़ और सोची थी। जब यहाँ पर जैसा कि नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि जिनको आज की तारीख में ब्राह्मण कहते हैं, जब वो उस समय इस देश में आए थे तो वो अपने साथ महिलाओं को लेकर नहीं आए थे। जब मुग़लों ने भारत में अटैक किया तब भी वो मुग़ल भी अपने साथ महिलाओं को लेकर नहीं आए थे। उन्होंने यहाँ पर आकर अटैक किया, यहाँ के राजाओं के साथ लूटपाट की, उनकी महिलाओं को अपने साथ बंदी बनाया और इसीलिए उन दोनों जातियों ने आज तक महिलाओं को अधिकार नहीं दिए, क्योंकि वो महिलाएं उनके घर की महिलाएं नहीं थी। मेरे साथ यहाँ पर मातृशक्ति के रूप में महिला खड़ी है। परिचय दीजिए, पहले थोड़ा आ गया। मेरा नाम तरलिका राज है और मैं बड़ौदा से ही हूँ। मैं आज यहाँ पे इसके लिए आई हूँ कि मैं प्रॉपर बड़ौदा की हूँ। कल आने वाले थे पर आज इतनी संख्या में लोग इंडिया से आए हैं। इतने सारे लोगों को देख के ऐसा लगता है कि बाबा साहेब ने जो हमारे लिए किया, जो आज हम लोग जी रहे हैं, जो महलों में, जो गाड़ियों में हम लोग घूम रहे हैं, वो बाबा साहेब की देन है। और इसके लिए आज नतमस्तक करने के लिए मैं इस भूमि पे आई हूँ। बाबा साहेब ने महिलाओं के लिए जो सोचा, आज समग्र मतलब जो भी कास्ट के महिला है उनके लिए जो सोचा है, आज हम लोग बाहर जो महिलाएं घूम रही है, जो जॉब कर रही है, हमारा 33% जो बाबा ने हमारे लिए रखा है, उनके लिए आज मैं बाबा साहेब को नतमस्तक प्रणाम करती हूँ। और बाबा साहेब हमेशा हमारे दिल में अमर रहेंगे और हमको आज हमारे बच्चों के लिए भी बाबा साहेब ने इतना सोचा है, पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग बाबा साहेब के ऋणी रहेंगे। जय भीम। क्या लगता है महिलाओं को डॉक्टर अम्बेडकर अधिकार देना चाहते थे? जैसे मैंने अभी अपने वक्त में बताया कि जो पंडित ब्राह्मण हैं
वो यहाँ पर यूरेशियन जिनको बोलते हैं, जब वो आए थे तो अकेले आए थे, अपने साथ महिलाओं को नहीं लाए थे। मुसलमानों ने जब अटैक किया तो वो भी अकेले आए थे, महिलाओं को नहीं ला कर आए थे। भारत देश के अंदर ही उन्होंने महिलाओं पर कब्जा किया, जो राजा हार जाते थे, इसीलिए वो उनको पर्दे के पीछे रखते थे। इसीलिए ब्राह्मण समाज आज भी महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने देता है। महिला माँ होती हैं, बहन होती हैं, बेटी होती हैं, बहू होती हैं, लेकिन उसके बावजूद हिंदू धर्म और मुसलमान ये दोनों धर्म मिलकर महिलाओं को अधिकार देने के पक्ष में नहीं है। क्या आपको लगता है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए इतना काम किया, उसके बावजूद महिलाएं आज भी अपने अधिकारों के लिए संसद में, सड़कों पर लड़ाई लड़ रही हैं, धरना प्रदर्शन कर रही हैं? क्या वजह है कि डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं पढ़ रही हैं? इन लोगों ने बाबा अम्बेडकर साहब को अच्छे से पढ़ा नहीं है कि महिलाओं के लिए क्या किया गया है। जो समाज है, जो ब्राह्मण है और जो मुसलमान है, जो मुस्लिम है, वो पर्दे के पीछे इसलिए रखते हैं कि शायद अगर महिला आगे आ जाएगी तो वो पुरुष प्रधान जो उनका समाज है वो पीछे चली जाएगी। तो उनका ये जो सोच है वो इसके लिए महिलाओं को पीछे रखते हैं। इस सोच को बदल कैसे सकते हैं? इस सोच को बदलने के लिए महिलाओं को एक होना पड़ेगा। महिला एजुकेशन तो ले ही रही है, पर जो घर के अंदर बैठ के एजुकेशन लेके घर के अंदर जॉब भी करती है, बाहर काम भी करती है, कुछ सब कुछ करती है, पर जब घर में जाती है तो जो घर के हमारा जो उनका जो समाज है, आज हम खड़े हैं तो हमने बाबा साहब को जो कलम दी है, आज कलम की वजह से हम यहाँ पे हैं। तो सभी लेडीज़ को मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि आप कलम चलाओ तो कदम चलेंगे ही चलेंगे। तो आप एक बार कदम अपना उठाओ तो आप भी जी सकोगे, नहीं तो हमको ये पर्दे के पीछे घुट घुट के मरना पड़ेगा। इस पितरात्मक समाज में कैसे जब छोटी सी बच्ची होती है उसको एहसास कराया जाता है कि महिला हो, लड़की हो, घर से बाहर नहीं निकलना है, बेटा कुछ भी करे, लेकिन बेटी को रोक टोक जरूर होती है, टोकाटाकी होती है, कैसे वो अपना समग्र विकास कर पाएंगी? जो माँ बाप होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, तो ये बात पहले पेरेंट्स को ही समझनी पड़ेगी। पर माँ जो है, पहला शिक्षक माँ होती है, तो माँ जो होती है तो माँ को ही समझाना पड़ेगा। और बेटी जब पैदा होती है तो बाप को गर्व होना चाहिए कि मेरे यहाँ बेटी नहीं बेटा पैदा हुआ है, और बेटी को पढ़ाओ लिखाओ आगे लेके जाओ। आज बहुत सारी लेडीज़ जो है, बेटियाँ जो है बहुत जगह पे है और आगे है, तो उनका भी वो लोग बोले कि भाई ये लोग आगे गए हैं तो हमारी बच्चियों को हमें आगे भेजना चाहिए, समाज को सुधरना चाहिए, समाज को आगे आना चाहिए। क्योंकि बाबा साहेब ने जब इतनी मेहनत से हमको 33% दिया है तो उसका पूरा यूज़ हमको करना चाहिए। तो वर्तमान में तो 33% के ऊपर सरकार ने मोहर लगा दी है, उसमें कहाँ कमियाँ हैं? सरकार 33% पे जो लगा रही है, मोहर लगा रही है, वो बहुत गलत कर रही है। क्योंकि ये इसके लिए है कि ये नहीं चलने वाला है। अगर लेडीज़ ही नहीं रहेगी और लेडीज़ ही आगे नहीं आएगी तो जेंट्स कितना भी आगे चला जाएगा पर वो जीरो के बराबर हो जाएगा, विश्वगुरु नहीं बन सकता। चलिए, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा विषय भी यहाँ पर दिया गया है मैडम के माध्यम से कि महिलाओं का साथ देना होगा। खासकर एक कहावत सुनने को मिलती है बार बार कि महिला ही महिला की दुश्मन होती है। सास कभी नहीं चाहती कि मेरी बहू मेरी बेटी की तरह दिखे, मेरी बेटी की तरह जीन्स पहने, मेरी बेटी की तरह टी शर्ट पहने। बहू उसको संस्कारी चाहिए, पर्दे वाली चाहिए, बेटी चाहे कुछ भी करती रहे। तब तक ये असमानता का भाव महिलाओं में रहेगा, तब तक मुझे लगता है कि इस देश के अंदर महिलाओं के साथ असमानता लगातार रहेगी। पुरुष वर्ग के साथ साथ महिलाओं को भी अपने साथ महिलाओं को कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।